नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में। यानी हमारी 5 जो सेंस ऑर्गन जो होती है, 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनमें से सबसे प्रमुख भी है और महत्वपूर्ण भी है त्वचा यानी स्किन। तो बहुत ही रोचक विषय है, पूरा वीडियो आपको सुनना है, बहुत अच्छा आपको लगेगा और बहुत सारी बातें इसमें नई आपको बताई जाएंगी। तो देखिए, जो स्किन है यानी त्वचा जो है, वो 5 जो सेंस ऑर्गन है यानी आंख, नाक, कान, जीवा और अंतिम त्वचा। तो उसके त्वचा के अंदर त्वचा का जो वर्णन किया जाता है वो डर्माटोलॉजी के अंदर किया जाता है। डर्माटोलॉजी यानी त्वचा जो विज्ञान होता है उसके अंतर्गत इसका बहुत अच्छे से साइंटिफिक वर्णन मिलता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलती है। और वैसे अगर हम बात करें त्वचा की, तो इंटीगुमेनेटरी जो सिस्टम होता है, इंटीगुमेनेटरी सिस्टम, उसके अंतर्गत त्वचा का वर्णन मिलता है। तो इंटीगुमेनेटरी सिस्टम में हमारे बाल भी आ जाते हैं, हमारे नेल्स भी आ जाते हैं ना। इन सब का वर्णन इस जो त्वचा संस्थान है या त्वचा जो तंत्र है उसके अंतर्गत मिलता है। इंटीगुमेनेटरी का मतलब होता है एक आवरण होता है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर के बाहर एक बड़ा सा आवरण होती है ना, सबसे बड़ा ही पार्ट होती है ऐसे शरीर का, जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है ना, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि त्वचा के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं हैं, कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस है जो त्वचा के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, जो त्वचा होती है वो मुख्यतः उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से इसके 2 भाग होते हैं। एक होते हैं एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, और दूसरा होता है डर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा। 2 मुख्य भाग होते हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। तो देखिए, हालांकि इसके अंदर एक तीसरा भाग और भी होता है, वो फैट का होता है, वसा का होता है, लेकिन प्रमुख रूप से 2 भाग होते हैं। एक बाह्य त्वचा होती है बिल्कुल, है ना, जो सबको दिख रही है, और एक होती है आंतरिक त्वचा। अब इसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। अब देखिए, जो बाह्य त्वचा होती है उसमें रक्त नहीं होता है, यानी उसमें ब्लड नहीं होता है और वो रक्त विहीन होती है। यानी जो सबसे बाह्य त्वचा जो होती है ना, कई बार देखा होगा कि हल्की सी रगड़क लग जाती है तो हल्की सी त्वचा हट भी जाती है लेकिन ब्लड नहीं आता है, तो वो हमारी बाह्य त्वचा होती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बाह्य त्वचा होती है जो हल्की सी रगड़क लगने पर, हल्की सी जखराट लगने पर उसमें ब्लड नहीं आता है, बिल्कुल बाह्य त्वचा होती है ना। ये उसी तरह से होती है जैसे सांप होता है ना, अपने ऊपर की जो त्वचा स्किन उतार देता है, कांचली वगैरह बोलते हैं ना उसकी, तो उसी तरह की त्वचा होती है। और इसमें एक मेलानिन होता है, एक मेलानिन पदार्थ होता है जो बाह्य त्वचा में ही होता है। यानी हमारा जो रंग रूप जो निर्धारित होता है वो इसी मेलानिन की वजह से ही होता है। कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, है ना, कोई सांवले हैं, है ना, कोई सफेद हैं, कुछ मिक्स होते हैं, है ना। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ये गाना भी सुना होगा आपने, काले गोरे से है प्रीत जहां की रीत सदा वाले में, है ना। वो वहां पर कहता है कि काले गोरे से कोई हमारा भेद नहीं है, हर दिल से हमारा नाता है ना। तो मेलानिन होता है, उसी की वजह से आपके शरीर का रंग, जिसमें ज़्यादा मेलानिन होता है तो उसकी त्वचा ज़्यादा डार्क होती है, ज़्यादा सांवली होती है या ज़्यादा ब्लैक होती है ना। पशुओं में देखा होगा आपने कि ब्लैक होते हैं तो उनमें ज़्यादा मेलानिन होता है, और किसी को तिल भी होते हैं ना,
आपकी त्वचा में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कई जगह तिल होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा तिल होते हैं ना, तो जिनका कलर ज़्यादा वाइट होता है ना, और जब उनके चेहरे पे या शरीर में कहीं भी धूप लगती है तो मेलानिन प्रोटेक्ट करता है स्किन को, तो मेलानिन इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर वो तिल बन जाता है ना। कुछ लोगों को बचपन से ही तिल होते हैं, कुछ लोगों को तिल बाद में बनते हैं। तो वो बाद में क्यों बनते हैं? वो धूप में निकलते हैं, धूप उनकी जो स्किन है वो धूप से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वाइट त्वचा होने की वजह से, गोरा रंग होने की वजह से वो इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती अल्ट्रावायलेट किरणों को, यूवी किरणों को, पैराबैंगनी किरणों को, तो वहाँ पर मेलानिन आकर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो फिर तिल का आकार ले लेता है। तो काफ़ी लोगों को ज़्यादा तिल हो जाते हैं ना स्किन पर, खासकर फेस पर। एक आध तिल होता है तो वो चेहरे की शान बढ़ा देता है, चेहरा बड़ा सुंदर लगता है ना। पूरे चेहरे पे कोई एक तिल हो हल्का सा, ठोडी पे कहीं भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उन्हीं तिलों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए चेहरे पे, शरीर पे, तो फिर भद्दा भी लगता है। तो मेलानिन जो है वो क्या करता है, जो सूर्य की पैराबैंगनी जो किरणें हैं, हानिकारक जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। तो जो गोरे लोग होते हैं उनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा गोरे होने का घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, जिनकी त्वचा ज़्यादा वाइट होती है ना, भूरी ज़्यादा होती है, उनको कैंसर का खतरा ज़्यादा है। और जिनका मेलानिन ज़्यादा है, जिनकी त्वचा में, यानी जिनका रंग सांवला है, थोड़ा काला कलर है, थोड़े ब्लैक हैं, तो उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों को त्वचा रोग होने की संभावना भी कम रहती है। और ऐसे लोगों को जो सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं वो भी सताती नहीं है, परेशान नहीं करती है, क्योंकि मेलानिन उनसे रक्षा कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीज की भी और कैंसर की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो भगवान ने जैसा आपका शरीर बना दिया उसी में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसकी 5 लेयर होती है, यानी जो सबसे बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिस, इसकी 5 लेयर होती है। उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। अब दूसरी बात हम करें डर्मिस की। डर्मिस का मतलब अंतस त्वचा, जो आंतरिक त्वचा है उसको डर्मिस बोला गया है। और इसमें ब्लड होता है ना। जैसे मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जैसे मान लेते हैं हमारी स्किन है, तो बिल्कुल ऊपर की जो बाह्य परत है ना, थोड़ी सी बाह्य परत, ये तो एपिडर्मिस है। और ये जो अंदर की है ना, ये सब क्या है? डर्मिस है। ठीक है, ये डर्मिस है और जो ऊपर वाली है एपिडर्मिस है। इसके 5 लेयर होते हैं छोटे छोटे, है ना। जैसे प्याज देखिए ना, अपने प्याज की जो हल्की सी परत उतारते हैं और सबसे ऊपर वाला जो छिलका होता है, तो ऐसे इसकी 5 लेयर होती है ना। छिलका ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं होता उससे, है ना। भीतर वाली जो प्याज होती है, जो भीतर वाली लेयर है, तो ऐसे जो बाहर का छिलका होता है ना, हल्का सा ऐसे हाथ करते तो उतर भी जाता है, तो इसी तरह से 5 लेयर होती है। और डर्मिस अंदर की होती है। डर्मिस की 2 लेयर होती है ना, मुख्यतः 2 लेयर होती है इसकी, एक थोड़ी ऊपर होती है इसकी, एक नीचे होती है ना। ये 2 लेयर होती हैं। एक लेयर बोलते हैं पेपिलरी लेयर और दूसरी रेटिकुलर लेयर। तो ये ऊपर वाली जो होती है पेपिलरी होती है और दूसरी जो अंदर वाली होती है रेटिकुलरी होती है। ठीक है, ये 2 लेयर होती है इसकी डर्मिस की, अंतस त्वचा की। एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है और डर्मिस की 2 लेयर होती है। वो 2 लेयर कौन सी है? पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। अब देखिए, इसमें हमें पता चल गया कि इसमें ब्लड भी होता है। इसमें बाल जो होते हैं, ये देखिए बाल भी इसी में होते हैं, अंदर उनकी जड़ें वगैरह नीचे तक होती है ना, इसी में होते हैं। रोम छिद्र जो होते हैं स्किन में ना, स्किन के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, वो भी यही होते हैं। और इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स है, यानी जहां से पसीना आता है, वो भी यही होती है ना। तो इसमें ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां भी होती हैं, पसीने वाली ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं। इसी में बाल भी होते हैं, इसी में ही आपका ब्लड भी होता है, इसी में आपके रोम छिद्र भी होते हैं। ठीक है,
अब अगर आगे हम बात करें, आपने देखा होगा कि जो पुराने व्यक्ति हैं वो जानते होंगे कि पहले आज भी हो सकता है किसी इलाके में ऐसा होता हो कि कोई पशु मर जाता था, यानी छोटा कटड़ा है या भैंस है या कोई दूसरे जानवर है, ऊंट है ना, कोई भी जानवर हो सकता है, घोड़ा, गधा, खच्चर। देखा होगा, हम भी देखते थे किसी समय कि कुछ लोग जाते थे जिनको पता चल जाता था कि यहाँ मरा हुआ पशु डालते हैं, ऐसी कोई जगह होती थी, खुले में डालते थे, दबाते नहीं थे, हालांकि दबाना चाहिए। तो पहले चील भी होती थी ना, तो आजकल चील नहीं है, युवा बच्चे नहीं देख पाते हैं चील। पहले बहुत चील होती थी, जैसे पशु मरता था तो चील आके उसको खा जाती थी ना, उसको खत्म कर देती थी, कुत्ते लग जाते थे, चील होती थी तो उनको भोजन मिल जाता था। लेकिन आजकल दबाने का प्रावधान है क्योंकि बदबू फैल जाती है, ऐसे इलाके भी नहीं है, पहले तो जंगल काफी ज्यादा होते थे। तो उसके वो आते थे और छुर्रा सा लेके आते थे और वो ऐसे मास्क लगा लेते थे और उसकी खाल को काट लेते थे, ठीक है। तो काटने के बाद वो ले जाते थे और बाद में उसके बताते हैं कि हमें पता नहीं था उस टाइम में क्या बनता है, क्यों ये करते हैं। तो उसकी बेल्ट बनते हैं, बैग बनते हैं, जूते बनते हैं, है ना, ये काफ़ी चीज़ें जो भी चमड़े की होती हैं, पर्स आदि, वो सब उससे बनते थे। तो वो जो लेयर होती है वो आंतरिक लेयर होती है, ये एपिडर्मिस का नहीं बनता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एपिडर्मिस तो बिल्कुल बाहर की होती है ना, उसका नहीं बनता है। अंदर वाली जो होती है डर्मिस, है ना, उसका बनता है। एक पाउडर भी आता है ना, जो आजकल पसीना आता है तो कहते हैं डर्मिस डर्मिस कूल कूल, है ना, वो इसी के नाम पर डाला गया है ना, डर्मिस के नाम पे पाउडर जो होता है। तो ये डर्मिस जो होती है, अंदर की जो लेयर होती है स्किन की, उससे जो चमड़ा जो होता है वो उसी का ही बनता है और उसी से वो सारे जो भी सामान होते हैं चमड़े के वो सब बनते हैं। तीसरी अगर इससे बात करें, इससे नीचे अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वसा होती है ना, इसके नीचे वसा होती है, वसा फैट होता है। और वो फैट क्या करता है कि देखा होगा कि बुढ़ापे में लूरिया पड़ जाती है ना, तो बुढ़ापे में फैट की कमी आ जाती है शरीर में, और जैसे फैट की या वसा की कमी होती है तो शरीर में त्वचा है वो लटकने लग जाती है, लूरिया पड़ने लग जाती है। यानी फैट जो है आपकी त्वचा को कसावट भी देता है ना, मेंटेन करता आपकी स्किन को। अब आगे अगर मैं बात करूं, त्वचा देखिए कितनी मोटी होती है ना, कितनी इसकी लेयर है वो कितनी मोटी होती है। तो पूरे शरीर में एक जैसी मोटी नहीं है, ये मिनिमम 0.5 mm से लेकर 2 mm तक होती है। ये इसकी लेयर जो होती है मोटाई 0.5 mm से 2.0 mm मोटी ये होती है। यानी सबसे हल्की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पलके है ना, इसकी जो लेयर है वो 0.5 mm है, और हमारे हाथों में स्किन है काफ़ी टफ है, मोटी है। हमारे पैर का जो तलवा है उसकी स्किन है वो काफ़ी मोटी है, तो वो लगभग 1.5 से 2 mm की होती है। तो अक्सर इस 0.5 mm के चक्कर में जो युवा पीढ़ी है ना वो पागल रहती है ना। यानी ये सारा जो अट्रैक्शन होता है शरीर में, सारा जो अट्रैक्शन होता है वो 0.5 mm लेयर की वजह से ही होता है। अगर ये मैं लेयर उतार दूं, है ना, 0.5 mm लेयर उतार दूं तो उस लेयर के भीतर सब एक जैसे हैं, यानी उस लेयर के भीतर गोरा है, काला है ना, सबका खून है, मांस है, सबका कलर एक जैसा होता है। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि 0.5 mm जो स्किन है पूरे शरीर में, इसको अगर हम उतार दें तो आप नजदीक भी नहीं जाएंगे, आपको बहुत भद्दा लगेगा। यानी सारा अट्रैक्शन किससे हो रहा है, हमारी आंखों का 0.5 mm स्किन, कहते हैं ना सारा रोला पतली कमर का, सारा रोला 0.5 mm स्किन का है। आप देख रहे हैं ना, अब भीतर ऐसा है ना सबका। तुलसीदास जी भी पागल थे, अपनी पत्नी के पीछे बताते हैं, एक ऐसा प्रसंग आता है कि उनका पागलपन था, उनकी पत्नी और चली जाती है गांव अपने मायके, तो कहते हैं कि तुलसीदास जी से रुका नहीं जाता, और वो पीछे पीछे रात भर चल के वहां पहुंच जाते हैं, और जैसे ही उनकी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो पत्नी भी सोचती है बड़ा पागल व्यक्ति है, मतलब
वो उसके प्रति इतना अट्रैक्ट है कि वो दूर जा ही नहीं सकता, है ना। जैसे गाय के पीछे बछड़ा बछड़ा घूमता है ना, ऐसे घूमता रहता था तुलसीदास। तो उनकी पत्नी उनको फटकार लगाती श्लोक के माध्यम से, अस्थि चरम मम देह तासो ऐसी प्रीति, अस्थि चरम में देह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भावभीत। बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहती है कि ये अस्थियां हैं, ये हड्डियां देख रहे हैं ना, और इसके ऊपर क्या है, मांस है, अस्थि है ना, चरम में देह, जो मेरा शरीर है, मेरी देह जो है उसमें क्या है, हड्डियां हैं और मांस है ना। हड्डियां, मांस और क्या है, चमड़ी है, स्किन है, और तो कुछ नहीं है ना। उससे अगर आपको इतना अट्रैक्शन है, इतना लगाव है, अगर तुम थोड़ा लगाव भी भगवान श्री राम से कर लो, है ना, थोड़ी सी प्रीत मेरी जगह अगर आप भगवान राम से जोड़ लो, मैं तो भौतिक हूं, मैं तो नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन भगवान राम तो प्राचीन काल में भी थी, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, है ना। तो फिर आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन मेरा तो विनाश होना निश्चित है। मेरे से कितना लगाव कर लोगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, लेकिन ये त्वचा मुरझा जाएंगी, ये हड्डियां बिखर जाएंगी और मैं भी एक दिन विलुप्त हो जाऊंगी। तो मेरे से तुम इतना लगाव करते हो, इतना लगाव आप भगवान श्री राम से करोगे तो आपकी जीवन नैया पार हो जाएगी। तो कहते हैं तुलसीदास जी उसी के बाद अपनी पत्नी की श्लोक भरी डांट फटकार के बाद निकल जाते हैं और फिर कुछ बनकर ही वापस लौटते हैं। तो कई बार जो अच्छी पत्नियां होती हैं वो भी व्यक्ति को बहुत बड़ा संदेश दे सकती हैं। तो हो सकता आप में से कोई ऐसी महिला हो, ऐसी मातृशक्ति हो जो अपने पति को ऐसी फटकार लगा दे और वो कुछ बनकर आ जाए, तो सौभाग्य होगा उनका, और सौभाग्यशाली होंगे वो व्यक्ति जो ऐसी फटकार को समझ जाएं, है ना। लेकिन आजकल फटकार को भी नेगेटिव लेते हैं, नकारात्मक लेते हैं। चलिए, तो मजाक था। तो देखिए 0.5 mm, यानी मेरे कहने का मतलब है कि 0.5 mm स्किन के नीचे अब कोई गोरा है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, डजंट मैटर कि आपका रंग कैसा है। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली समझ चुके हैं, आपने देखा होगा कि अफ्रीका के जो लोग हैं, है ना, और कई देश ऐसे देश हैं जिनके लोगों की शक्ल बड़ी मतलब अच्छी नहीं लगती है, उनका रंग बड़ा सांवला है, बहुत ही ब्लैक कलर है, अजीब लगते हैं। कुछ लोगों को तो उनसे नफरत होती है। पहले काले और गोरे का भेदभाव भी चलता था, आज भी चलता है ना। काले लोगों को पास तक नहीं बैठने देते थे। जैसे कुछ जातियों में ऐसा होता ना, ऐसे ही रंग भेद होता था, बहुत ज्यादा रंग भेद होता था अफ्रीका के लोगों में, अमेरिका में नस्ल भेद कह सकते हैं, रंग भेद कह सकते हैं। तो ये 0.5 mm का है। भाई ज्ञान तो सबके पास एक जैसा है ना। और साथ में मैं बात करूं आपकी, तो 0.5 mm के नीचे जो चमड़ी है, इसके नीचे सबका खून एक जैसा है। एक ब्लैक व्यक्ति लाके खड़ा कर देता हूं और एक मैं आपको प्योर व्हाइट व्यक्ति लाके खड़ा कर देता हूं। मतलब एक सुंदर लड़की खड़ी कर देता हूं, बहुत सुंदर है, बहुत एकदम गोरी चिट्टी लड़की है, और एक बहुत ही ब्लैक कलर की लड़की है ना, सांवले कलर की लड़की है। दोनों का हम इंजेक्ट करते हैं, ब्लड निकालते हैं, और फिर मैं आपके सामने दिखाता हूं, है मिसलेनियस करके, कि बताइए कौन सी सांवली लड़की का ब्लड है और कौन सी गोरी लड़की का ब्लड है। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ब्लड का आपकी बाहर की त्वचा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें हीमोग्लोबिन का तो फर्क पड़ता है, लेकिन बाहर आपकी स्किन कैसी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं है कि मैं गोरा हूं तो मेरा खून ज्यादा व्हाइट मिलेगा। अगर आप गोरे हैं और आपका खून व्हाइट मिलता है तो गड़बड़ है, आपका एचबी कम है। दूसरा, अगर मैं त्वचा आपकी स्किन उतार देता हूं तो स्किन के नीचे क्या मिलेगा, मांस, है ना। उस मांस को आप देखेंगे, मैं एक ब्लैक लड़की है और एक मतलब सुंदर लड़की है, दोनों की स्किन को मैं उतार देता हूं थोड़ी सी, और मैं पता करता हूं कि आपसे पूछता हूं कि कौन सा व्हाइट है, कौन सा ब्लैक है, तो दोनों का नीचे जो मांस रहेगा वो एक जैसा रहेगा, है ना। तो ये अगर मतभेद आप समझ गए तो आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और भगवान राम को भी जो वैराग्य हुआ था, इसी बात के ऊपर उन्हें वैराग्य था कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है
है ना, ये जवानी एक दिन ढल जाती है, ये रंग रूप ढल जाता है, मांस हार्ड मांस का और त्वचा का ये शरीर बना है ना, इसी के प्रति हमारा अट्रैक्शन रहता है। तो जो व्यक्ति का अट्रैक्शन रहता है वो आपकी स्किन की वजह से रहता है, ठीक है ना। तो सारा रोला आपकी स्किन का है। और हमारे ऐसे एक दो गाने भी प्रचलित हैं, चेहरा ना देखो दिल को देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, चेहरे ने लाखों को लूटा, है ना। जो अंग्रेज लोग थे वो गोरे लोग थे, तो उनका चेहरा हमने देखा, उनका दिल नहीं देखा, दिल बड़ा सांवला था, बड़ा काला था उनका। तो चेहरा ना देखो दिल को देखो, दिल सच्चा चेहरा झूठा, है ना। गोरा रंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही सच्चा है, ईमानदार है, अच्छा है, ऐसा कतई ही नहीं है। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, है ना। एक फिल्म है ना राजेश खन्ना की, कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। सच्ची बात है, ढलना होता है, ये 10 20 30 साल रहता है, फिर ये कलर, ये रंग रूप जीवन ढल जाता है ना। तो ऐसे बहुत सॉन्ग बने हैं त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर, आपके कलर के ऊपर, आपके रंग रूप के ऊपर, लेकिन ये सब विलुप्त होने वाली चीजें हैं, ये स्थायी नहीं है। तो ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, अन्यथा आपको वैराग्य हो जाएगा, हम कुछ ज़्यादा ही गहराई में चले गए थे। अब देखिए त्वचा के क्या कार्य है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और त्वचा के जो कार्य है उन पे आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमारे शरीर का। तो देखिए त्वचा हमें रक्षा करती, किससे प्रोटेक्ट करती है, बाहर की चीज़ों से। कोई छोटी मोटी चीज़ लग जाती है, कोई जैसे आप ऐसे गए, हल्का घस्सा लग गया, ऐसे किसी ने थप्पड़ लगा दिया, है ना, कुछ पानी गिर गया, मतलब बाहर की सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, जीव जंतुओं से, है ना। हल्का सा कोई जानवर काट लेता है तब भी नॉर्मल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से हमारी प्रोटेक्ट करती है, हमारे शरीर का एक आवरण है, तो उससे हमें सुंदरता तो प्रदान करती ही है, त्वचा सुंदरता प्रदान करती है, निसंदेह, लेकिन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट भी करती है। त्वचा तापक्रम को मेंटेन करती है ना, टेम्परेचर को बनाए रखती है, यानी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करूं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। और उत्सर्जन का कार्य करती है, एक्सक्रेशन, है ना, कुछ चीज़ों को बाहर भेजती रहती, जो पसीने के रूप में, मल के रूप में ना बाहर निकालती रहती। किडनी और त्वचा भाई बहन है ना। जब त्वचा कम काम करती है तो किडनी ज़्यादा काम करती है। देखा होगा ना, सर्दी के मौसम में अक्सर आपको टॉयलेट ज़्यादा आता है क्योंकि पसीना नहीं आता है, तो उस समय आपकी किडनी ज़्यादा सक्रिय होती है। और गर्मी के मौसम में आपने पानी पिया, तुरंत पसीना आ गया, तो गर्मी में आप टॉयलेट कम जाते हैं क्योंकि पसीने से पानी ज़्यादा निकल जाता है। सर्दी में आप टॉयलेट ज़्यादा जाते हैं, क्यों? क्योंकि पसीना नहीं आता है। तो उत्सर्जन का कार्य भी ये करती है। स्किन और किडनी दोनों भाई बहन की तरह से कार्य करते हैं। स्वेदन, सेंसेशन का कार्य भी होता है ना। ये ठोस है ना, रुई है तो हल्का फुल्का, है ना, टाइट है ना। साथ में हम देखते हैं कि पानी में हाथ देख के देखते हैं, जैसे पानी गर्म है तो हमें क्या पता वो पानी गर्म है या ठंडा है, अगर उसमें भाप नहीं उठ रही तो कैसे हम हाथ लगा के देखते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हाथ डाल के हम देखते हैं, यानी स्किन से स्पर्श करा के हम देखते हैं। तो संवेदन होता है, ये संवेदनाएं होती हैं, कुछ स्पॉट होते हैं इसमें स्पेशल, जो सेंसेशन के द्वारा हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं ना। तो उसके द्वारा पता चलता है कि ये चीज़ ठोस है ना, मुलायम है, नरम है, गीली है, चिकनी है, ठंडी है, गर्म है ना। ऐसे कोल्ड स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं, काफ़ी स्पॉट होते हैं स्किन के अंदर, जो अलग अलग तरह के सेंसेशंस को ब्रेन में भेजते हैं और ब्रेन फिर उनका प्रत्युत्तर देता है। इसके अलावा जल संतुलन का कार्य करती है, यानी ये वाटर बैलेंस का कार्य भी करती है। मतलब ज़्यादा वाटर निकल जाए तो भी दिक्कत है, और बाहर से भी ये वाटर को अब्जॉर्ब करती है ना। आपने देखा है कभी जब बारिश का मौसम होता है, या फिर जैसे आपको प्यास लग रही है और आप स्नान करने चले गए, स्विमिंग कर रहे हैं तालाब में, तो आपकी प्यास मिट जाती है, प्यास नहीं लगती है, यानी त्वचा स्किन कैच करती है। जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा मॉइस्चर होती है, जैसे गर्मी का मौसम, आप डेली 10-20 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन जिस दिन बारिश का मौसम हो गया, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, नमी आ गई है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में, उस दिन आप पानी बहुत कम पीते हैं। तो ये बैलेंस करती है बॉडी के अंदर वाटर को। अम्ल क्षार संतुलन करती है, एसिड और जो बेस होता है उसको बैलेंस करने का कार्य करती है। ज़्यादा एसिडिक हो जाए, आपका देखा होगा ना,
थोड़ा सा जो आपका पसीना आता है ना वो लवणीय होता है, थोड़ा ना साल्टी होता है, तो उसको बैलेंस करने का कार्य करती है। ज़्यादा लवण सोडियम ये ना निकल जाए आपकी स्किन से। साथ में संचयन का काम भी करती है, कुछ चीज़ों के स्टोर भी करती है ना स्किन, स्टोर करना भी जरूरी है। कुछ को अवशोषण करती है, अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और कुछ को ये संश्लेषण करती है, सिंथेसिस करती है। जैसे मैंने बताया था ना मेलानिन है जो, उसके द्वारा फिर ये एक प्रक्रिया करती है, तो विटामिन डी जो होती है उसको संश्लेषण करती है, विटामिन डी, है ना। इसलिए कहते हैं कुछ देर हमें धूप में अवश्य बैठना चाहिए, खासकर सुबह या साय की, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आधे घंटे में धूप अवश्य लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि जो चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो पेट के बल लेनी चाहिए, ठंडा ठंडी होती है, शीतल होती है, और सूर्य की जो किरणें होती है वो पीठ के बल लेनी चाहिए, ज़्यादा उपयोगी होती है, अच्छी रहती है। तो आधा घंटा सुबह या शाम हमें जरूर सूर्य की किरणों में बैठना चाहिए, खासकर नंगा बदन हो तो और भी अच्छा है। इससे नेचुरल विटामिन डी मिलता है, और नेचुरल विटामिन डी एक हार्मोन भी होता है। आजकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को हो गई है, क्यों? क्योंकि देखो सभी अपना चेहरा शरीर सब ढक के रखते हैं, इतना अंग भी खुला नहीं रखते कि कहीं धूप ना लग जाए। मतलब पहले लोग धूप में काम करते थे, थोड़ी बहुत धूप सहन भी कर लेते थे, और आजकल तो बिल्कुल धूप सहन ही नहीं होती, क्योंकि भीतर पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, बसेज में, गाड़ी में, हर जगह ऐसा माहौल है कि गर्मी के मौसम में भी लोग धूप तक नहीं देखते हैं, है ना। घर के अंदर से फिर गाड़ी, गाड़ी से सीधा ऑफिस, मतलब उनको धूप तो नसीब ही नहीं होती है। ऑफिस में पूरा दिन रहते हैं, शाम को निकलते हैं, धूप तब तक चली जाती है। तो धूप खासकर सर्दियों में सेवन करें, अच्छी रहती है, उपयोगी रहती है। तो ये त्वचा के हमने कुछ कार्य बताए। अब हम बात करते हैं कि यौगिक इफेक्ट क्या पड़ते हैं त्वचा के ऊपर। तो देखिए यौगिक इफेक्ट की मैं बात करूं, सूक्ष्म व्यायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम कुछ ऐसे होते हैं, हाथों के होते हैं, शोल्डर के होते हैं, गर्दन के होते हैं, अलग अलग पार्ट के होते हैं ना, चेस्ट के होते हैं, एब्डोमिनल के होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस क्षेत्र की या उस रीजन की जो स्किन है उसमें कसावट आती है ना, वो त्वचा कसावट आने से, सिकुड़ने से, फैलने से, मसल्स के भी और त्वचा के भी, वो त्वचा अपना कार्य ठीक से करती है ना, और उसमें जो बुढ़ापे में लुरियां पड़ जाती वो भी नहीं पड़ती है। इस सूक्ष्म व्यायाम में मैंने बताया आपके शोल्डर का भी हो सकता है, आपके कंधे का भी हो सकता है, आपकी उंगलियों का भी हो सकता है, आपके कोहनी का भी हो सकता है ना, आपकी कलाई का, रिस्ट का भी हो सकता है, आपके नी का भी हो सकता है ना, आपके हिप रीजन का भी हो सकता है, आपके एंकल का भी हो सकता है। जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं उन सब का हो सकता है। दूसरा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट व्यायाम पद्धति है। तो इससे पूरे शरीर में एक सुदृढ़ता आती है, फिटनेस आती है, तो कसावट आती है ना, एक्स्ट्रा फैट है वो यूज होता है, यानी वो रिमूव हो जाता है, यूज हो जाता है, यूज होकर वो रिमूव हो जाता है। इससे आगे अगर मैं बात करूं आसन की, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आसन की अगर मैं बात करूं तो आसन में हमारा ताड़ासन, ठीक है, और हमारा त्रियक ताड़ासन, हमारा पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन बहुत ही उपयोगी है इसके लिए, स्किन के लिए। और प्राणायाम तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं बात करूं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, नाड़ी शोधन की, भ्रामरी की, उज्जयी की, है ना, कपालभाति की, इससे स्किन पर ग्लो आती है, स्किन डिजीज जो है वो समाप्त होती है, वाटर बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, है ना, त्वचा संबंधित जो भी रोग होते हैं प्राणायाम से लगभग दूर हो जाते हैं ना। किसी को कोढ़ हो जाता है, किसी को त्वचा पे चित्ते चित्ते हो जाते हैं, किसी को खाज खुजली चलती है, चर्म रोग हो जाते हैं ना, उनमें बहुत ही अच्छे होते हैं सभी प्राणायाम, है ना, क्योंकि वो ब्लड की खराबी की वजह से वो हो सकते हैं, तो आपके ब्लड को भी शुद्ध करते हैं प्राणायाम, आपकी नॉक्स को भी शुद्ध करते हैं प्राणायाम, है ना, आपके टॉक्सिन्स जो मैटर है शरीर के अंदर उसको भी रिमूव करते हैं प्राणायाम। तो अलग अलग प्राणायाम अलग अलग कार्य करते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है उस पर ग्लो रहती है, ओज रहता है, तेज रहता है। यानी जितनी भी योगिक प्रैक्टिस जो हैं उनसे आपकी त्वचा खिली खिली रहेगी, है ना, उस पर ओज रहेगा, उस पर तेज रहेगा, उस पर चमक रहेगी। इसी प्रकार मैं बात करूं मुद्रा बंद, तो कुछ मुद्राएं भी ऐसी हैं, है ना, कुछ मुद्राएं हैं, प्राण मुद्रा है ना, वीतराग मुद्रा है, ध्यान या ज्ञान मुद्रा है, ये कुछ मुद्राएं हैं जिनसे महामुद्रा है,
और विपरीत करनी मुद्रा है, इनसे त्वचा पे निखार आता है ना, त्वचा पर ग्लो आता है, त्वचा में कसावट आती है ना। इसके अलावा बंद की मैं बात करूं तो मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद और महाबंद चारों बंद ही बहुत ही अच्छे हैं। षटक्रम की अगर मैं बात करूं तो धोती, धोती हमारे आंतरिक अंगों को धोती है ना। कई प्रकार की धोती है ना, वस्त्र धोती होती है, कर्णरंध्र धोती होती है ना, कपाल रंध्र धोती होती है, अलग अलग प्रकार की धोती होती है। तो वो शरीर के आंतरिक विकारों को धोती है। जैसे शरीर की गंदगी निकलती है तो त्वचा पर भी खिलावट आती है। जैसे आपका कफ बन रहा है ना, तो त्वचा भी मुरझाई मुरझाई हो जाती है। जैसे आपका कफ निकल जाता है, अतिरिक्त जो कफ कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, तो आपकी आंखों में भी चमक आ जाती है, आपके चेहरे पर भी ग्लो आ जाता है। तो धोती का मतलब धोना होता है। जैसे नहाते हैं ना, तो नहाने से त्वचा पर एक चमक आ जाती है, एक तेज आ जाता है। तो उसी प्रकार धोती से भी, धोती की अलग अलग क्रियाएं हो सकती है, कुंजल हो सकती है, दंड धोती हो सकती है, वस्त्र धोती हो सकती है ना, कर्णरंध्र हो सकती है, जीवारंध्र हो सकती है। तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग धोती होती है, उससे त्वचा में ग्लो आती है। इसके अलावा मैं बात करूं, मतलब धोती से आपके चर्म रोग भी मिटते हैं ना। इसके अलावा मैं बात करूं बस्ती, बस्ती से भी त्रिदोष मिटते हैं, वात पित्त कफ। तो वात रोग अगर शरीर में ज्यादा है, तो वात रोग ज्यादा होने से क्या होगा कि आपकी स्किन पे रूखापन भी आ सकता है। कुछ लोगों की स्किन ज्यादा रुखी रुखी होती है ना, तो उनमें वात का प्रकोप भी ज्यादा हो सकता है। तो वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस करता है क्या, बस्ती, त्रिदोष नाशक इसलिए उसको बोला गया है। नेति की बात करूं तो नेति में जल नेति, सूत्र नेति दोनों ही अच्छी है। साथ में घृत नेति और दुग्ध नेति और तेल नेति है ना, बादाम रोगन आदि डालते हैं, तो उससे मन शांत होता है और एएनटी रोग ठीक होते हैं। तो जैसे मन शांत होता है तो आपकी त्वचा भी खिली खिली होती है ना, आपकी त्वचा भी अच्छी होती है, सुंदर होती है। नोली, नोली से क्या होता है, पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम हो जाती है ना, और पाचन शक्ति आपकी तीव्र हो जाती है। जब पाचन शक्ति ठीक होती है तो आपकी त्वचा भी ठीक होती है, यानी एक्स्ट्रा फैट रिमूव होता है, कमर का भी, पेट का भी, तो वो आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जब पाचन शक्ति अच्छी होती है, आपने देखा होगा कि कभी लूज मोशन लग जाते हैं तो त्वचा एकदम से ढीली ढीली सी हो जाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है 1-2 दिन, तो भी त्वचा रुखी रुखी सी हो जाती है, बेकार सी हो जाती है ना, तो उसके लिए भी अच्छा है ना। और कुछ लोगों की ऑयली स्किन भी होती है ना, किसी की ड्राई होती है, तो वो सब योग से बैलेंस होता है। आगे मैं बात करूं त्राटक, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कपाल भाती की जो तीनों ही क्रियाएं हैं, वातक्रम, व्योतक्रम और शीतक्रम, तीनों ही बहुत अच्छी है। इससे भी त्वचा में रंगत आती है ना, निखार आता है। डेड जो सेल्स है स्किन के, वो मर जाते हैं और अच्छे सेल्स बन जाते हैं। आगे मैं बात करूं षटक्रम के बाद ध्यान, ध्यान करने से क्या होता है कि आपके आंतरिक अंग शांत होते हैं, आपकी मसल्स है, जैसे पूरे दिन टाइटनेस होती है आंखों में, कानों में, यहाँ मसल्स हैं वो टाइट रहती है ना, कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे दिन में जो मसल्स है वो टाइट रहती है। लेकिन उस मसल्स के टाइट होने से स्किन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, ये स्किन भी कहीं ना कहीं खिंची खिंची रहती है, अपने मूल रूप में नहीं रहती है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मसल्स नॉर्मल अवस्था में आ जाती हैं, और नॉर्मल मसल्स अवस्था में आती हैं तब उस समय आपकी स्किन भी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है, तो उससे भी स्किन है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्किन के लिए, क्योंकि स्किन एक चमड़े की तरह से ही होता है, और मैं बात करूं स्टीम बाथ बहुत अच्छा है। स्टीम प्राकृतिक चिकित्सा में स्टीम बाथ से भी त्वचा में निखार आता है, गंदगी त्वचा की निकल जाती है। मिट्टी स्नान प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छा है, मिट्टी लेपन करते हैं पूरे शरीर पे, बहुत ही अच्छा है। मिट्टी लेपन भी शरीर में निखार लेके आता है और जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कभी भी त्वचा पे साबुन नहीं लगाना चाहिए, है ना, बहुत खतरनाक होता है। और आजकल जो भी ये साबुन आ रहे हैं ना, लाइफबॉय, लैक्स और ये सब साबुन, ये आपकी त्वचा के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है ना, या फिर अच्छे से त्वचा को रगड़ रगड़ के नहाइए, आप खूब रगड़िए त्वचा को, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा के त्वचा बहुत अच्छे से रगड़िए, कम से कम 10 से 15 मिनट रगड़ रगड़ के नहाइए, आपका मैल भी उतरेगा, त्वचा पर निखार भी आएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा,
है ना साबुन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम साबुन भी लगाते रहते हैं, धूप में भी नहीं बैठते हैं, सारे दिन कपड़ा पहने रहते हैं, तो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं रेस्पिरेशन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। एक श्वसन तो यहाँ से भी होता है, स्किन से भी होता है। तो स्किन से तब होगा जब आपके रोम छिद्र ठीक से खुले रहेंगे। रोम छिद्र में भी मैल गंदगी भरी रहती है। कुछ लोगों को गर्मी में पसीना नहीं आता, क्यों? एसी में बैठते हैं, एसी में सोते हैं। तो इसलिए आप लोगों को स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केमिकल युक्त साबुन का प्रयोग करते हैं, पसीना आपको आता नहीं है, तो सीधी बात आपको रोग बढ़ेंगे। देखने में तो त्वचा बड़ी सुंदर लगती, बड़ी गोरी गोरी लगती है ना। बहुत से लड़के लड़कियों की त्वचा बड़ी गोरी लगती है, लेकिन उनको पसीना नहीं आता है, भीतर भीतर बीमारियां पल रही होती हैं। तो ऐसे गोरे रंग का क्या फ़ायदा कि बाद में कैंसर का रूप ले ले या कोई और बड़ा रूप हो जाए। ये नेचुरोपैथी का मैंने बताया। फिर आगे हम बात करते हैं, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में स्किन के लिए बहुत से उपटन बताए गए हैं। तो सप्त अनाज का उपटन होता है, और भी कई उपटन होते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं स्किन के लिए। और इसके अतिरिक्त मालिश, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तेल से मालिश करना भी बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ बताया। जैसे अगर आपको स्किन की कोई डिजीज़ है तो नॉर्मली आप गौमूत्र का सेवन भी कर सकते हैं, इंटरनल प्रयोग, है ना। छोटी जो पच्छियाँ होती है उसका गौमूत्र लिया, 7 कपड़ों की सूती की लेयर होती है उसमें छाना, और उसका डेली एक एक ढक्कन लगभग 10 से 20 ml आपको पीना है। और लगभग 50 ml आपको नहाने की जो बाल्टी होती है उसके अंदर डाल के नहाना है। स्किन रोग ठीक हो जाते हैं, है ना। ऐसे नीम की पत्ती के पानी से नहाएंगे तो स्किन रोग, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत नुस्खे हैं आयुर्वेद में जो स्किन को ठीक करते हैं, स्वस्थ करते हैं, हेल्दी करते हैं। तो आज का प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, ये त्वचा के ऊपर पूरा लेक्चर था। यानी त्वचा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, त्वचा के क्या क्या कार्य होते हैं, और त्वचा के ऊपर योग का क्या प्रभाव होता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपके मन में कोई भी सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।